जो बाजार में बहुत कम सेलर्स हैं, फ्यू सेलर्स हैं, और वो सारे सेलर्स जो हैं एक दूसरे से अलग अलग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसे ओलिगोपोली कहते हैं। इसमें द प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड, द सेलिंग कॉस्ट इज वेरी हाई, and they are interdependent on each other for everything almost. प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इनफैक्ट वहां पे प्राइस रिजिडिटी क्यों? एक बार जो प्राइस डिसाइड हो गया, दैट प्राइस विल बी देयर फॉर एवर। वो मतलब प्राइस चेंज होना पॉसिबल नहीं है। आपको ये भी बताया था कि इनका जो डिमांड कब होता है, वो किंकी डिमांड का मतलब आपकी प्राइस डिमांड कर्व में दो इलास्टिसिटी होती है, हाईली इलास्टिक और एक लेसर इलास्टिक। प्राइस जो डिसाइड हो गया, उससे ऊपर जाएगा तो वो हाईली इलास्टिक, उससे नीचे जाएगा तो प्राइस लेसर इलास्टिक। ठीक है, सो हाईली इलास्टिक एंड लेसर इलास्टिक, ये इन केस ऑफ ओलिगोपोली होता है। नाउ Cournot model. According to Cournot, each duopolist believes that regardless of his action and their effect upon the market, the other will go on producing the same commodity. Cournot output is 2/3 of the competitive output and price is 2/3 of the most profitable. मैं बताता हूँ क्या होता है। Cournot ने कहा कि जो प्राइस डिटर्मिनेशन है ना, अगर मान लीजिए वो Cournot कहता है कि अज्यूम करते हैं कि दो ही सेलर बाजार में, केवल दो ही सेलर हैं, और दो सेलर जो है ना एक दूसरे का देखते भी नहीं है कि प्राइस में कुछ फर्क आएगा या चेंज है कुछ, दे डोंट। मान लो ए और बी दो सेलर हैं, ए ने प्राइस फिक्स कर दिया बिना ये सोचे कि बी का क्या प्राइस है, ठीक है, और वो पूरी मार्केट का शेयर जो है, वो पूरा शेयर वो उसको लगता है कि मुझे मिल जाए एक। अब बी आता है तो बी ए के मुकाबले कम प्राइस फिक्स करता है। ऑब्वियसली ए एक सेलर है, बी जब एंटर किया तो बी ने एक प्राइस फिक्स किया जो ए से नीचे था, और वो पूरी मार्केट का आधा हिस्सा कंज्यूम कर लेता है। इसको देखा देखी ए जो है, ए के पास आधा रह गया था, तो ए जो है अपना प्राइस और कम कर लेता है बी के मुकाबले, फिर उसका मार्केट शेयर थोड़ा बढ़ता है, फिर बी नीचे करता है तो उसका मार्केट, लेकिन एक हद तक ये एक दूसरे के नीचे करते करते प्राइस को कहीं हद तक तो रुक जाएंगे ना, दे विल स्टॉप, वो रुकेंगे। तो जहां ये रुक जाएंगे, ये माना जाता है कि ओलिगोपोलिस्ट जो हैं Cournot मॉडल में जितने भी सेलर हैं वो पूरी मार्केट का 2/3 हिस्सा खा लेते हैं, और सबको अपना अपना 1/3 हिस्सा मिल गया, दोनों को 1/3 हिस्सा मिल गया। पूरी मार्केट नहीं ग्रैब कर पाते क्योंकि लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, दूसरा फायदा उठा, तो 1/3 हिस्सा दोनों को मिल जाता है, तो 2/3 पूरी मार्केट का हिस्सा ये कंज्यूम करते हैं, और प्रॉफिट भी पूरा नहीं कमा पाते क्योंकि एक दूसरे से लड़ रहे हैं प्राइस को लेकर। मैंने ये कहा कि अज्यूम करते हैं कि हम एक दूसरे के एक्शन को फॉलो नहीं करें और हम प्राइस फिक्स कर देते हैं, ये सोचे बिना कि दूसरा भी एक्शन लेगा, बट एट द एंड दूसरा भी एक्शन लेता है। सो Cournot साहब कहते हैं, Cournot एक इकोनॉमिस्ट का नाम है, तो वो साहब कहते हैं कि जो प्राइस फाइनली डिटरमिन होता है उसमें प्रॉफिट कितना कमा पाते हो, जितना एक मोनोपोलिस्ट कमाएगा उसका 2/3, और आउटपुट कितना बेच पाते हो पूरी मार्केट के शेयर का 2/3, ठीक है। Then Stackelberg model, the producer under duopoly structure incorporates the decision level of his rival. It then incorporates in its own profit function and thereby maximizes profit. Non-collusion is practiced at large. Leader-follower relationship emerges. Stackelberg कहता है, Stackelberg की थ्योरी समझा कि जो आपका डिसीजन लेते हो ना आप, Cournot ने क्या कहा था, आप जब डिसीजन लेते हो तो ये नहीं सोचते कि दूसरा क्या करे। यहां पर ना Stackelberg कहता है आप ये सोच के चलते हो कि अगर मैंने ये किया तो मेरा राइवल क्या करे, और मैं वो ये सोच के चलता हूं। और नॉर्मली इस बाजार में क्या होता है, जो सेलर पहले आया होता है
जो पहले से बाजार को जानता है, वो पहले से बाजार में सामान बेच रहा है और प्राइस भी उसने डिटरमिन किया है, तो धीरे 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 करते करते जो पहले वाला आदमी है वो क्या बन जाता है, लीडर, और बाद वाला क्या बन जाता है, फॉलोअर। एक लीडर एक फॉलोअर। तो दोनों, जब लीडर कोई प्राइस फिक्स करता है उसके हिसाब से कौन फिक्स करता है, फॉलोअर। और फॉलोअर जब प्राइस चेंज करता है तो वो सोच के चलता है कि अगर मैं ये कर रहा हूं तो लीडर क्या करेगा। लीडर ये सोच के चलता है कि मैं ये कर रहा हूं तो मेरा फॉलोअर क्या करेगा। वो एक दूसरे के एक्शंस को प्रेडिक्ट करके, एंटिसिपेट करके प्राइस फिक्स करते हैं। ठीक है, तो चलता रहता है आपस में, नॉन कोल्यूसिव, एक दूसरे के साथ समझौता नहीं है इनका, लेकिन ये जरूर हम सोच लेते हैं कि अगर मैंने ये किया तो मेरा राइवल क्या करेगा। देन बेटरांड मॉडल, ईच प्रोड्यूसर कैन ऑलवेज लोअर द प्राइस अंटिल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें झगड़ा है, इसमें एक ने प्राइस कम किया फिर दूसरे ने किया, दूसरे ने कम किया फिर पहले वाले ने किया, पहले वाले ने कम किया फिर दूसरे ने किया। तो प्राइस ऐसे 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 कब तक कम जाता है, जब तक आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक नहीं पहुंच जाते। आप कहां नहीं पहुंच जाते, अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आप प्राइजेस को कम 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 और कम करते चले जाते। Then Edgeworth model, each duopolist believes that his rival will continue to charge the same price as he is just doing, irrespective of what price he himself sets in. No determinate equilibrium can exist under this following duopoly. इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये सोच रहा है कि मैं जो प्राइस फिक्स करूंगा, मेरा जो दूसरा राइवल है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना प्राइस चलाता रहेगा, मैं अपना प्राइस चलाऊंगा। इट्स लाइक नाइकी एंड रीबॉक। नाइकी ने कोई प्राइस फिक्स किया, रीबॉक ने अपना प्राइस फिक्स किया, दे लीस्ट लॉयल, दे नॉट वरीड अबाउट इट। लेकिन पेप्सी और कोक की बात करें तो वो दोनों एक दूसरे के बड़े डिपेंडेंट है प्राइस को लेकर, है ना। लेकिन कई जगह जहां पर उनको लगता है कि नहीं, हाँ एक दूसरे से तो कोई लेना देना है ही नहीं, देयर वी टॉक अबाउट एजवर्थ। एजवर्थ जो ये सारे इकोनॉमिस्ट, स्टैकलबर्ग, बेटन, एजवर्थ, ये सारे हमारे इकोनॉमिस्ट हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि हम जो प्राइस फिक्स करते हैं, हम ये सोचकर नहीं फिक्स करते कि हमारा राइवल क्या करेगा। एजवर्थ क्या कहता है, एजवर्थ कहता है कि जो मैं करूंगा उसका राइवल क्या करेगा, तो उसके हिसाब से प्राइस फिक्स करता है। ये प्राइस अपना फिक्स करता है, इसको राइवल से कोई लेना ही नहीं। ठीक। देन collusive oligopoly, according to this model a cartel is formed when firm jointly fix the prices and output with a view to maximize joint profit। सारे मिल गए, collusive मतलब सब ने एक कोल्यूड करा और एक ग्रुप बना लिया। मान लो एक बाजार है, जिस बाजार में हम मोबाइल फोन बेचते हैं, हम तीनों ही हैं जो मोबाइल फोन बेचते हैं, ठीक है। हम तीनों ने कहा भाई हम तीनों जो प्राइस फिक्स करते हैं, मैं फिक्स करता हूं, फिर आप कुछ फिक्स करते हैं, फिर मैं कुछ फिक्स करता हूं, फिर हम दोनों हम सब आपस में झगड़ रहे हैं और दुनिया फायदा उठा रही है। तो क्यों ना कुछ ऐसा करें, ऐसा प्राइस फिक्स करें जो हम सारे मिलकर फिक्स करें और फिर दुनिया हमारा फायदा ना उठा। हम मिल लेते हैं, सिर्फ हम ही तो बेचते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोल्यूसिव ओलिगोपोली का है ओपेक, जो आपको नीचे दिखते हैं, ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। पूरे वर्ल्ड में बेटा ऑयल जो है वो फार ईस्ट कंट्रीज से आता है, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, यहीं से ऑयल आता है। मेजर एक्सपोर्टर ऑयल के यही। अब ये जो मेजर एक्सपोर्टर ऑयल के हैं, इन्होंने, ये पहले क्या होता था कि एक ने प्राइस फिक्स किया फिर दूसरे ने प्राइस फिक्स किया, तो आपस में लड़ते रहते थे।
कह रहा था कि कोल्यूसिव ओलिगोपोली, आपको ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, अब इनको ये मालूम है कि ऑयल तो सारा वर्ल्ड का हमारे हाथ में, और हम एक दूसरे के कंपटीशन में बेवकूफ बन रहे हैं, एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं और बेवकूफ बन रहे हैं। ईरान कहता है मैं इतने में बेच दूंगा, वो कहता है मैं इतने में बेच दूंगा। क्या जरूरत क्या है? व्हाट इज द नीड? ऐसे सस्ता बेचने की जरूरत ही कहाँ है? देयर इज नो नीड। तो अगर हमें सस्ता बेचना नहीं है तो हम सब मिलकर एक बार ही प्राइस फिक्स कर लेते हैं। तो उन्होंने ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का एक वो बना, ठीक है, हमारा फायदा उठा रही है, हम क्यों करते हैं? हम सब एक ही प्राइस पे फिक्स करके सब बेचते हैं, ताकि लीडर है, लीडर बनता है। इसमें आपकी ओपेक में करीबन 13 कंट्रियां हैं और उसमें सऊदी अरेबिया जो है वो लीडर, वो करता है। कोई ना कोई तो लीडर बनना ही पड़ेगा ना, वरना डिसीजन होना मुश्किल हो जाता है। सो लीडर इज देयर। ऐसा नहीं है कि लीडर ने किया फिर फॉलोअर ने फॉलो किया, नहीं, दे जॉइंटली fix up one price and that price is given to all over the world. पूरे वर्ल्ड को फिर यही प्राइस पे हम ऑयल ऑफर करते हैं। Got it? अच्छा, इसके बाद what I had is हाँ, मैनेजमेंट शुरू कर देते हैं। नेहा, Yes, sir. another 5 minutes will start बेटा। Okay, sir. अभी आपका नहीं चल रहा है, आप 5-7 मिनट के बाद भी ज्वाइन करेंगे तो भी चलेगा, आप छोड़ सकते हो अभी, ठीक है? Okay, sir. अच्छा, मैनेजमेंट शुरू करते हैं बेटा। मैनेजमेंट में हम एग्जैक्टली मैनेजमेंट किसको कहते हैं? पहला सवाल है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? उसका ना सच छुपा हुआ एक बात है, ये छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत छोटी सी टाइनी माइनी सी ऑर्गेनाइजेशन, मगर इस छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन के भी सारे काम अगर मैं सोचूं कि मैं कर लूंगा, इट इज नॉट दैट आई कांट डू, इट इज नॉट दैट कि मैं इस जगह की सफाई नहीं कर सकता, इट इज नॉट दैट कि मैं इस जगह में कहीं इस सब्जेक्ट के अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, मैं कर सकता हूं। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल ये अलमीरा फिक्स करनी हो तो मैं कर सकता हूँ, इतना बड़ा, इट्स नॉट अ बिग डील, डोंट यू थिंक? मुझे अगर इस पे व्हाइट वॉश करना हो, इट्स नॉट दैट बिग डील यार, बट क्या मैं सारे काम खुद कर सकता हूँ? अगर मैं सारे काम खुद नहीं कर सकता तो मुझे किसी ना किसी की जरूरत है, और जहां मुझे किसी की जरूरत है और मुझे किसी से काम कराना है, वहां पर एक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, वो है मैनेजमेंट। अगर मैं मैनेजमेंट भी ठीक से कर लूं तो फिर काम सारे हो जाएंगे। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट की एक बड़ी प्यारी डेफिनेशन, इट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद अदर्स। दूसरों से और दूसरों के साथ मिलकर काम कराने को हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट इज टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू डायरेक्ट एंड टू कंट्रोल। पूरा इट इज अ प्रोसेस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके घर में शादी है, हमारे इंडियंस के घरों में शादी एक बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है, हम सब अग्री करते हैं, वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट। आजकल तो ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम, थ्राइस इन अ लाइफ टाइम भी होने लगा, फैशन हो गया, मगर वंस इन अ लाइफ टाइम ये एक इवेंट होता है। अब ये वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट के लिए, सिंस इट इज सच अ बिग इवेंट, अब सारे काम तो मैं नहीं कर सकता। कुछ ऐसे घर हैं जहां माँ बाप के पास बहुत पैसा तो नहीं, वहां तो उनके चेहरे पे चिंता समझ आ रही है कि पैसा नहीं। कुछ ऐसे घर हैं जिनके पास पैसा बहुत है, फिर भी चेहरे पे चिंता आती है। शादी के टाइम पर घर में शादी है, दे आर सीम वरिड। क्यों यार, ये काम कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा।
फिर हम क्या करते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि भाई मामा जी आप जो है ना केटरर को देख लो, चाचा जी आप जरा कार्ड्स देख लेना, आप जो है डेकोरेशन देख लेना। हम काम बांट लेते हैं ना, इसको मैनेजमेंट कहते हैं। अब मैं इसी एग्जाम्पल को लेकर चलता हूँ। आपके घर में शादी है, सबसे पहले आप बैठकर थोड़ा सा मंथन करते हैं। मंथन मतलब दिमाग से कुछ सोचते हैं कि कैसे होगा, दैट इज प्लानिंग। आप सबसे पहले प्लानिंग करते हैं कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। आप 4-5 काम अपने माइंड में, दिमाग में निकाल लेते हो कि यार कार्ड छपवाने हैं, वेन्यू बुक करना है, केटरर बुक करना है और डेकोरेशन वाला, और ये 4-5। अब आप दिमाग में ये सोचते हैं कि ये पर्टिकुलर काम कौन कर पाएगा, क्योंकि सब तो मैं नहीं कर सकता। स्टोरी वही है, अगर सब कुछ मैं कर सकता हूं तो फिर तो कहीं कोई झगड़ा है ही नहीं। झगड़ा कहाँ है, जहां मैं सब कुछ नहीं कर सकता। तो ऑर्गेनाइज करता हूं अपने दिमाग में कि हु विल डू व्हाट, कौन क्या काम करेगा, मैं वो ऑर्गेनाइज करता हूं। हियर मैं पहले से सोच के रखता हूं कि ये काम जो है, इस काम के लिए इस तरह का आदमी चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। अब मैं स्टाफिंग करता हूं, मैं उन लोगों को हायर, जिन लोगों को मैंने सोच के रखा है कि यार ये अकाउंट्स का काम है ना, इसके लिए कम से कम नहीं तो एक CS आदमी, CMA आदमी चाहिए। मुझे कंपनी फॉर्म करनी है, इसके लिए ये आदमी चाहिए। तो ऑर्गेनाइज करने के बाद मैं लोग हायर करता हूं। एक बार लोग हायर कर लिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, बंदे आ गए। अब मुझे उनको डायरेक्ट करना है कि आप ये करिए, आप ये करिए, क्योंकि उसको तो नहीं पता उसको क्या करना, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग हो गया, मैं सबको बता रहा हूँ अच्छा यार केटरिंग में देख लेना ये गड़बड़ हो रही है। फिर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, जो मैंने सोच के रखा था अगर वो हो रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं हो रहा है तो देन आई हैव टू टेक एक्शन। मुझे यहां पर चीजों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, isn't it? तो कंट्रोलिंग इज रिक्वायर्ड। सो प्लानिंग, organizing, staffing, directing and controlling, this is management. So to plan is to manage is to plan, to organize, to direct and to control. This is management. बात समझ में आई? Got it? मैनेजमेंट एक साइंस, एक आर्ट, एक प्रोफेशन। मैनेजमेंट साइंस कैसे है? मैं आपसे पूछता हूं क्या ये मोबाइल फोन है? बताइए, आप बताइए क्या ये मोबाइल फोन है? सर कैसा सवाल कर, मगर इसमें हाँ करने के लिए आपके दिमाग को अंदर कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। क्या प्रोसेस करना पड़ेगा? आपके दिमाग में मोबाइल की छवि है, उसने उस छवि से इस ऑब्जेक्ट को मैच किया, एंड देन ही सेड, द माइंड सेड कि हाँ ये मोबाइल फोन है। अग्री? मानते हैं? अगर आपको यही नहीं पता कि मोबाइल फोन क्या होता है, जिस आदमी को ये नहीं पता कि मोबाइल फोन क्या होता है, उससे अगर मैं ये पूछूं तो क्या जवाब देगा? पता नहीं। तो अगर आपको साइंस नहीं पता तो मैनेजमेंट एज अ साइंस कैसे बताओगे? आपको साइंस मालूम है क्या होता है, तो साइंस के ऊपर आप मैनेजमेंट को बिठाकर देख लो कि यार ये साइंस है, ये मैनेजमेंट में है या नहीं। सबसे पहले यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, साइंस के प्रिंसिपल्स ऑल ओवर वर्ल्ड में एक जैसे एक्सेप्टेड होते हैं। कोरोना के जो प्रिंसिपल्स थे वो सारी दुनिया में एक जैसे चल रहे थे कि कोरोना क्यों हो रहा है, क्यों फैल रहा है, ये वो सब, एवरीथिंग वाज सिमिलर एवरीवेयर। अगर ऊपर से कोई सेब गिरा तो अमेरिका में गिरा तो नीचे गिर रहा है, इंडिया में गिरता है तो कहां जाता है? यूनिवर्सली एप्लीकेबल है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सली। यूनिटी ऑफ कमांड एक प्रिंसिपल है कि एक आदमी ऑर्डर करेगा तो ठीक है, एक से ज्यादा करेंगे तो ही विल गेट कंफ्यूज एंड ही विल डिस्ट्रॉय द वर्क। तो क्या सिर्फ वो इंडिया में एप्लीकेबल है? दैट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द यूनिवर्स। एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन, बेटा उनके प्रिंसिपल, साइंस के प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट से बनते हैं, हमारे भी ऐसे ही बनते हैं। कई लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस करी हैं तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बने हैं। देन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप,
अगर ऐसा हुआ, अगर आपने गर्म चाय के ऊपर कुछ ठंडा पी लिया तो गला खराब हो सकता है। ये हमको बचपन से हमारे घर वाले सिखा रहे हैं। एकदम बाहर गर्मी से आए हो, ठंडा पानी मत पियो। ये सब चीजें, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये कॉज हुआ तो ये इफेक्ट हो सकता है, साइंस ने बताया। मैनेजमेंट बताती है कि अगर एक आदमी को 2 लोग ऑर्डर कर रहे हैं, सो वहां प्रॉब्लम हो सकती है, तो काम खराब हो सकता है। सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देन टेस्ट ऑफ वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। वैलिडिटी, आप साइंस के प्रिंसिपल्स की वैलिडिटी चेक कर सकते हो, कर सकते हैं। साइंस के प्रिंसिपल्स की वैलिडिटी चेक कर सकते हो ना, यू कैन डू इट इजीली, कि भाई ये एप्लीकेबल है भी या नहीं, वो टेस्ट करके पता चल जाता है। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की भी वैलिडिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी पता चल जाती है। तो अगर ये सारे फीचर्स साइंस वाले मैनेजमेंट में हैं, तो क्या मैनेजमेंट साइंस है? जी हाँ, करेक्ट, सिंपल। इस तरह मैनेजमेंट एज एन आर्ट, इसको आज यहीं तक हम रोक लेते हैं, ताकि